नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं आपको पहले बता दूं। राहुल गांधी का नरेंद्र का सरेंडर वाला कांड, पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में कैसे राहुल गांधी बुरा फंस गए, आज आपको देखना चाहिए। राहुल ने सरेंडर की मनगढ़ंत कहानी सुनाई, सुधांशु त्रिवेदी ने कायदे से कैसे धागे खोलकर रख दिया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ में टक्कर, सबसे बड़ा झूठा कौन साबित हो गया है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। अमित शाह, जयशंकर, सीडीएस की पीएम के घर पर मीटिंग, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है क्या? मोदी का ऐसा खौफ, आतंकी मसूद अजहर खून के आंसू रोता पकड़ा गया है, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस आतंकिस्तान पाकिस्तान को भर भर कर पैसा देने वाले कैसे रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आज इसको भी आपको देखना चाहिए। भारत का ऑपरेशन जासूस, पाकिस्तान को खबरें पहुंचाने वाला ज्योति से भी बड़ा जासूस पकड़ा गया है क्या, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। खूंखार कोबरा से लेकर अजगर तक को बचाने वाले मुरली वाले के साथ सांप ने क्या कर दिया, यह बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसे में 33 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आईपीएल जीतने के बाद फैंस टीम की झलक पाने के लिए स्टेडियम के पास जुटे हुए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। फैंस अंदर जाने के लिए पेड़ों तक पर चढ़ गए थे। इसी दौरान वहां पर भगदड़ मची और हादसा। बेंगलुरु में हुई भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी हादसे पर दुख जताया। सिद्धारमैया ने कहा कि इस हादसे की वजह से आरसीबी की जीत की खुशी खत्म हो गई। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। बेंगलुरु में हुए हादसे पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि चिन्नास्वामी में कोई इंतजाम किया ही नहीं गया था। सरकार को पता था कि इतनी भीड़ आने वाली है, इसके बाद भी कोई कायदे की प्लानिंग नहीं थी। बीजेपी ने हादसे की जांच की मांग की है। वहीं कर्नाटक सरकार अपना बचाव कर रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वो पुलिस को दोष नहीं देंगे, पुलिस ने अपना बेस्ट किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि 35,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा हो गए थे। ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से यह हादसा हुआ। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों के तहत वो किसी भी चर्चा के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव में इंडी अलायंस के साथ गठबंधन कर सकती है। इसके लिए ओवैसी की पार्टी ने प्रस्ताव भेज दिया है और कहा है कि बाद में उन पर सेक्युलर वोट बांटने का आरोप न लगाया जाए। हालांकि ओवैसी की पार्टी के प्रस्ताव पर अभी तक आरजेडी या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दिन भर का रिवीजन हो गया। पाठशाला की पहली क्लास, राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर वाला कांड, पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में कैसे बुरा फंस गए। राहुल ने सरेंडर की मनगढ़ंत कहानी सुनाई। सुधांशु त्रिवेदी ने कायदे से धागे कैसे खोलकर रख दिए। बिलावल भुट्टो और पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ में टक्कर हो गई। सबसे बड़ा झूठा कौन निकला? अमित शाह, जयशंकर और सीडीएस की पीएम के घर पर मीटिंग, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी शुरू हो गई है क्या? आज सबसे पहले इन खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ना कुछ कांड कर जाते हैं और आप देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे। लेकिन इसी में खुद राहुल गांधी बार बार कांड कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी बहुत दिनों तक यह पूछने में जुटे रहे कि भारत के कितने विमान गिरे बताओ। विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस मामले में लपेटते रहे, लेकिन अब वो जयशंकर की कोई बात नहीं कर रहे, ना ही पूछ रहे कि भारत के कितने विमान गिरे, क्योंकि राहुल गांधी का वो दाव तो फेल हो गया। उनको समझ में आ गया कि पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। जब वो दाव फेल हो गया तो राहुल गांधी ने नया कांड किया। इस बार वो सीज फायर को लेकर नरेंद्र सरेंडर वाली बात कहने लगे कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन यह दाव भी राहुल गांधी को उल्टा पड़ गया, क्योंकि सरेंडर वाली बात, जो बात राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, उस तरह की फर्जी कहानी तो पाकिस्तान ने भी दुनिया को नहीं भेजी। पाकिस्तान तो खुद चीख चीख कर अपने सरेंडर के सबूत दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी को पाकिस्तान से भी आगे निकल के भाई, वो पाकिस्तान को नहीं भारत को बता रहे हैं कि भारत ने सरेंडर किया।
राहुल गांधी ने जो कहानी सुनाई, वो कहानी तो खुद को सीज फायर का फर्जी चैंपियन बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी नहीं बताई। तो फिर राहुल गांधी किसके हवाले से कहानी गढ़ रहे हैं, वो वही जानते हैं। अब अमेरिका या पाकिस्तान में तो राहुल गांधी को चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव तो उनको भारत में ही लड़ना होगा। और भारत में यह हाल है कि राहुल गांधी जिस तरह की बातें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहे हैं, उससे उनकी राजनीति के धागे बीजेपी खोलती चली जा रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को सेना के अपमान से जोड़ दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, तो फिर राहुल गांधी सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी से सियासी स्कोर सेटल करने के चक्कर में राहुल गांधी ने भारत की जीत को सरेंडर में बदल दिया। मतलब ऐसी गजब की सियासत तो पाकिस्तान से लड़ी पिछली 4 लड़ाइयों तक में नहीं हुई थी। राहुल गांधी सबसे आगे निकल गए। राहुल गांधी को आज बीजेपी ने कैसे घेरा, कांग्रेस ने कैसे पलटवार किया, राहुल गांधी का नाम कैसे पाकिस्तान में चमक रहा है, बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी के सरेंडर की लिस्ट निकाल दी, पाकिस्तान में राहुल गांधी का डंका कैसे बज रहा है, ये सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज कैसे राहुल गांधी के बयान पर तूफान मच गया। यानी जबरदस्त सियासी हंगामा मच गया है। और आप ये सोचिए कि जो पाकिस्तान भारत से इतनी मार खाए बैठा है, उसने इतने दिन में कभी नहीं कहा कि भारत ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान नहीं कह रहा है। पाकिस्तान ने अपनी फर्जी जीत का जश्न जरूर मनाया, अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल तक जरूर बना दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भी सीज फायर को लेकर वो बात नहीं कही जो बात राहुल गांधी अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में बोल गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान रही, लेकिन राहुल गांधी इसे सरेंडर बताने पर आमादा हैं। आप इनका कंफ्यूजन देखिए कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि जब भारत युद्ध जीत रहा है तो नरेंद्र मोदी ने सीज फायर क्यों किया। दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में सरेंडर कर दिया। इन्हीं के इंडिया अलायंस के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 6 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, वो तो ऑपरेशन सिंदूर फेल था। तो जब ऑपरेशन सिंदूर फेल था, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि भारत जीत रहा था, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया? और जीत रहा था तो मानो कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार हुआ। राहुल गांधी को कौन समझाए कि सरेंडर और सीज फायर में अंतर होता है बॉस। सरेंडर वो करता है जो हार रहा होता है। यहां तो पाकिस्तान चीख चीख कर बता रहा है कि उसे भारत ने कितना मारा है। राहुल गांधी की इन्हीं बेसिर पैर की बातों पर आज बीजेपी ने धागे खोल दिए। सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और उन्होंने फिर क्या क्या कहा, आप सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की इस राजनीति की कैसे और धुलाई हो रही। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। राहुल गांधी अक्सर पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं। यही काम उन्होंने नरेंद्र सरेंडर वाली बात कहकर कर दिया, क्योंकि यह बात सबको पता है कि नरेंद्र मोदी देश हित में किसी के सामने झुकने वाला कैरेक्टर नहीं है। जब पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया खिलाफ थी, तब भी वो रूस से तेल ले रहे थे। S-400 खरीद रहे थे, अमेरिका नहीं रोक पाया बॉस। जब नरेंद्र मोदी तब नहीं झुके, तो अब कैसे झुक जाएंगे, वो भी पाकिस्तान के सामने। जब खुद भारत 3 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कह दी, उसके बचाव में कांग्रेस पार्टी और आगे बढ़कर पीएम मोदी की को कई बातें और कह रही है उनको लेकर। इस पर बीजेपी भी जबरदस्त तरीके से भिड़ गई। इस राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर से कैसे चिंगारियां निकल रही हैं, देखिए जरा। जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर, ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा, क्यों नहीं जवाब देते? तो राहुल गांधी जी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं, और आपके खानदान के सरेंडर आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडर में भरे पड़े हैं।
कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखती। उनके सामने प्राइम एग्जाम्पल है कि राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये नारा लगा के सोचा था कि वो नरेंद्र मोदी को जो है वो लोगों की नजर में करप्ट साबित कर दे। भाई पब्लिक ने उनको बाहर बैठा दिया, राहुल गांधी को, कि तुम बाहर बैठो, हम नहीं मानते चौकीदार चोर है। इसी तरीके से वो अडानी अंबानी करते रहे हैं पिछले कई साल से, सोचते यही नैरेटिव बेचूंगा, इससे मोदी को पीछे कर दूंगा। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं तो भी 3 चुनाव में 99 सीट पहुंच पाए। उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई। किसी ने कान में बोल दिया कि एक ही बात बार बार बोलोगे तो पब्लिक मान लेगी, लेकिन बॉस आपकी क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि आप जो बोलते हैं वो सच्ची बात है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। पब्लिक को भरोसा ही नहीं होता इन पर कि ये देश हित में कुछ सोच सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति ऐसी है कि वो किसी की सुनते नहीं है। अगर सुनते होते तो सरेंडर वाली बात वो नहीं करते, क्योंकि खुद उनकी पार्टी में शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेता कह चुके हैं कि ट्रंप की मध्यस्थता वाली कोई बात ही नहीं है। ट्रंप तो कुछ भी कहते रहते। राहुल गांधी को अपने नेताओं को ही सुन लेना चाहिए, कुछ नहीं तो राहुल गांधी को सेना पर ही भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि सेना ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आने पर सीज फायर हुआ। खुद सीडीएस जनरल अनिल चौहान कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने 48 घंटे लड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन 8 घंटे में उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को सरेंडर कर दिया भारत ने, सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। यही नैरेटिव बेचना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, बहुत कमाल की बात है, आप जरा इसको गौर कीजिए कि किस तरह की चीजें चल रही हैं इस देश में। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप देखिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो 6 मई को हुआ। 6 और 7 मई के बीच में रात में ऑपरेशन सिंदूर होता है, ये सबको पता है। 25 मिनट में भारत ने 9 आतंकी ठिकाने फोड़ दिए थे। भारत ने क्या बोला था कि भाई हम टेररिस्ट को मारने जा रहे हैं, आतंक के खिलाफ लड़ाई है, यही बोला था ना। इसके बाद भारत ने 7 तारीख को फिर लड़ाई लड़ ली हो, 8 को लड़ ली हो, ऐसा तो नहीं कर रहा था भारत। हां, वहां से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजने शुरू किए तो भारत ने कहा अभी बहुत मारेंगे अगर यही सब तमाशा करोगे। तो भारत ने फिर ड्रोन भेज के दिखाया कि देखो हम रावलपिंडी तक ड्रोन भेज सकते हैं। पाकिस्तान फिर नहीं रुका, फिर मार खाने आया तो भारत ने फिर रिस्पॉन्ड किया। भारत मार नहीं रहा था पाकिस्तान को, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा था। भारत पाकिस्तान को बता रहा था कि हमको यही काम करना था जिसके लिए हम घुसे थे। तुम्हारे आतंकियों को बताना था कि बहुत मारेंगे, अगली बार छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा फिर मार खाने आता था, भारत जवाब देता था, और फिर 10 मई को भारत ने सबसे तगड़ा जवाब दिया कि उनके एयरबेस उड़ा दिए, और उसी शाम सीज फायर हो गए। तो भारत तो हमेशा से यही टारगेट लेके चल रहा था भाई। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम फुल फ्लेजेड वॉर के लिए उतर गए। तो सरेंडर की बात कहां से आ रही है? सरेंडर तो वो कर रहा था पाकिस्तान जो बार बार मार खाने आ रहा था और मार खा के जा रहा था, तो वो ना सरेंडर करेगा। तुम आओगे मार खाने तो हम मार रहे थे, हम बार बार तुमको थोड़ी मारने गए थे। लेकिन नहीं, राहुल गांधी को कुछ सुनना ही नहीं है भाई। उनको तो बस साबित कर देना है कि भारत ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। जरा भी दिल में नहीं लगता कि मैं अपने देश के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूं, मिर्च मसाला लगा के कहानियां सुना रहा हूं। और इनके लोग भी वैसे ही भाई। ये पवन खेड़ा को सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना, और फोन आकर बोला जाता है नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। ये वहीं बैठे हुए थे, सुन रहे थे कोने में बैठ के कि फोन आया ट्रंप का। अभी तक तो अमेरिका ने यह कहा भी नहीं है कि इसको लेकर ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बात हुई थी। जो भी बात होने की बात है वो अमेरिका के दूसरे नेताओं की बात होने की बात है, वहां के एनएसए और अपने एनएसए के बात होने की बात है। पीएम मोदी और ट्रंप की डायरेक्ट बात हुई हो कि सरेंडर कर दीजिए, सीज फायर कर दीजिए, ये कहां सुन लिए? ये पेगासस लगा के बैठे हैं क्या नरेंद्र मोदी के ऑफिस वाले फोन में? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह जानते होंगे कि वो जो बोल रहे हैं उसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। उसके बावजूद कांग्रेस के नेता इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी का सरेंडर वाला बयान और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का यह पोस्टर दोनों पाकिस्तान की मीडिया में छाया हुआ है। आप सोचिए, पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है राहुल गांधी की।
कांग्रेस पार्टी की। जिस पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा था अपनी जनता के बीच, अपनी आवाम के बीच यह साबित करना कि भाई हम जीत गए हैं, भारत, इतने सबूत भारत ने फोड़ फोड़ के दे दिए कि कैसे ढकते वो लोग, उनके लिए कितना आसान कर दिया राहुल गांधी ने कि देखो ना, इंडिया वाला तो खुद ही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, और मोदी ने सरेंडर किया होगा इसका मतलब हम ही लोग ना जीत रहे होंगे। पाकिस्तान के नेता अब ये अपने लोगों को कहेंगे। यानी राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दिया है कि लो ना यार, खाओ ना, मिठाई खाओ। पाकिस्तान की मीडिया में राहुल गांधी को हीरो बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के बयानों के दम पर पाकिस्तान अपने एजेंडे की इमारत खड़ी कर रहा है। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं कि बताओ कितने विमान गिरे भारत के, कितने रफेल गिरे, जबकि खुद पाकिस्तान यह नहीं बता पा रहा कि भारत को कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान हवाई दावे कर रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर दूसरे नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आप सुनिए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या कह रहा है और वहीं बिलावल भुट्टो क्या बोल रहा है। दोनों को एक साथ सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान कितना झूठ बोल रहा है। आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल रहा है कि हमने भारत के 10 विमान लॉक कर दिए थे, टारगेट लॉक कर दिए थे, हम 10 विमान गिरा सकते थे, हमने 5 गिरा। ये बिलावल भुट्टो बाहर जाके बोल रहा है कि हमने 20 विमान लॉक कर दिए थे, हमने जो है 6 गिराए। अरे पहले तय तो करो कि 10 लॉक किए थे कि 20 लॉक किए थे, 5 गिराए हो कि 6 गिराए हो। कहानी बुन रहे हो तो कम से कम कहानी तो एक बार एक साथ बैठ के बना लो कि हमको क्या कहानी बेचनी है। एक नंबर का झूठा देश है पाकिस्तान, इनके झूठ की कोई सीमा ही नहीं होती, जो मन में आए बोल देना है। लेकिन भारत में राहुल गांधी के बयानों की वजह से पाकिस्तान को अपना झूठा नैरेटिव सेट करने में मदद मिल जा रही है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि जो बातें पाकिस्तान नहीं बोल रहा वो राहुल गांधी कर रहे हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी कैसे राहुल गांधी पर लगातार हमलावर। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए, राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, उसमें वो नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते सेना पर ही सवाल उठाने वाले काम कर रहे हैं। इसी बात पर बीजेपी राहुल गांधी को सुना रही है। बीजेपी नेता राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह लीडर ऑफ पाकिस्तान बता रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में जो राहुल गांधी को लेकर छप रहा है उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा है। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि कहीं राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के एजेंट तो नहीं है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भड़क गए। जेपी नड्डा ने कहा कि सेना के शौर्य और पराक्रम को सरेंडर कहकर संबोधित करना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारतीय सेना और राष्ट्र के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों का घोर अपमान है। अगर कोई पाकिस्तानी भी ऐसा कहता तो हम उस पर हंसते, लेकिन राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, यह देशद्रोह से कम नहीं। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा कि जिनकी नीतियां सरेंडर की रही हो उसे उसके आगे कुछ सूझ भी नहीं सकता। इस बयान के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस का इतिहास खोल डाला। सरेंडर की एक लंबी चौड़ी लिस्ट राहुल गांधी के सामने रख दी। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे कांग्रेस के इतिहास का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को सरेंडर का मतलब समझाया। आपको यह समझना है, सरेंडर तो याद करिए, राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर।
1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 54 हमारे सैनिकों को वापस नहीं लिया, उन्हें क्यों सरेंडर कर दिया? 62 में तो क्या क्या सरेंडर कर दिया। 1960 में सिंधु का 80% पानी सरेंडर कर दिया। 1948 में आपने कश्मीर का एक हिस्सा सरेंडर कर दिया। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे 1/3 सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी ही नहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर रही। राहुल गांधी को आज सेना पर अपमानजनक बयानबाजी करने के लिए फटकार भी लगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सेना के अपमान के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी पर आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर अपमानजनक बयान दिए थे। इसी पर लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की गई थी। राहुल गांधी ने लखनऊ हाईकोर्ट में मानहानि के आदेश को चुनौती दी। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन सेना के खिलाफ बयानबाजी करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। यानी हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी को लताड़ लगाई कि भाई बोलते वक्त ये तो देख लो कि सेना के लिए बोल रहे हो। बीजेपी राहुल गांधी पर फायर है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। कल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा था। आज कांग्रेस ने फिर से विदेश मंत्री पर बयानों की बंदूक तान दी। पवन खेड़ा, उन्होंने एस जयशंकर को पराजय शंकर कहकर संबोधित किया और यह भी दावा कर दिया कि जनता मोदी सरकार को सत्ता से हटाना भी जानती है। नवरत्न है आपके कैबिनेट में, क्या नाम है, पराजय शंकर। अब पराजय शंकर चुप है बहुत दिनों से। पराजय शंकर चुप इसलिए हैं कि बेचारों को बोला जाता है अभी आप जवाब दो, फिर जवाब देते हैं तो ट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नाकारा विदेश मंत्री, भाई आप हो सकते हैं पराजय शंकर, ये देश कभी पराजित नहीं हो सकता। भले ही इसका विदेश मंत्री पराजय शंकर हो, भले ही प्रधानमंत्री कायर हो, ये देश ऐसे लोगों को फिर से बैरक में भेजना जानता है। ये लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि जयशंकर नाम है, मैंने पराजय शंकर कर दिया। वाह वाह, क्या क्या लाइन लिखी सर आप। नरेंद्र सरेंडर लिख दिया, हा, मजा आ गया, क्या लाइन लिख दी। ये सोशल मीडिया में 4 वीडियो घूम गए, झूम करके राहुल गांधी की आंख से ऐसे करंट निकाल दिया, उसी में खुश हो जाते हैं। अरे खुश होने के लिए जगह भी तो देख लो, कहां खुश हो रहे हो। देश का मुद्दा है, उसमें सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वीडियो वायरल करके बहुत खुश हो। राहुल गांधी जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान भी बहुत खुश है। अब तो पाकिस्तान की मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस आधा सच बोल रही है। 1962 में नेहरू ने भी चीन के सामने सरेंडर किया था। मतलब राहुल गांधी को सिर्फ बीजेपी नहीं, यहां की अदालत नहीं, पाकिस्तान के पत्रकार भी सुना रहे हैं। वहां हामिद मीर करके एक पत्रकार है, उसने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को छुपा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से कुछ साम्राज्यवादियों को खुश करने में लगी रहती है। 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध के समय नेहरू ने अमेरिका से मदद मांगी थी। नेहरू ने भी चीन के सामने सरेंडर कर दिया। अब बताइए, वो आपके मजे भी ले रहे हैं, आपके बयानों का मजा ले रहे हैं, भारत को घेर रहे हैं और आपकी बेइज्जती भी कर दे रहे हैं। इधर राहुल गांधी अपनी राजनीति करने में लगे हैं, उधर पीएम मोदी इन सबसे दूर अपने काम में जुटे हैं। आज पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी पीएम मोदी से मिले हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज मंत्री परिषद की भी पहली बैठक हुई है। इन बैक टू बैक मीटिंग्स में ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई होगी। इधर पीएम मोदी को भी कोई भी बड़ी मीटिंग करते हैं, उधर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ जाती है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना लॉन्च हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने के पहले पाकिस्तान की और उसके इकोसिस्टम की कमर भी तोड़ते जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला चैप्टर। मोदी का ऐसा खौफ कि आतंकी मसूद अजहर खून के आंसू रोता पकड़ा गया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, आतंकिस्तान, पाकिस्तान को भर भर के पैसा देने वाले कैसे रंगे हाथ पकड़े गए, अब आपको इसके बारे में बताता हूं। इधर भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है। विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उधर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी का ऐसा खौफ चल रहा है कि आतंकियों की मातम ही खत्म नहीं हो रहा। जो आतंकवादी मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी से मौत की भीख मांग रहा था, उसके आंसू अभी भी नहीं थमे।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर बैठकर खुद को सेफ समझ रहे थे, उन आतंकवादियों की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के अंदर ही कब्र खोद दी। अब पाकिस्तान से उन कब्रों की तस्वीरें आ गई। इन कब्रों में कौन कौन से आतंकी दफन है, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से ठोका और अब कूटनीतिक स्ट्राइक से ठोक रहे हैं, जिसका असर यह हो रहा है कि अब एक और मुस्लिम देश मलेशिया ने कैसे पाकिस्तान को चमका दिया, आज आपको जानना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के मुस्लिम एजेंडे की एक मुस्लिम पत्रकार ने ही हवा निकाल दी और यूएन के मंच पर पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि वो भारत से कश्मीर की लड़ाई हार चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद अब पाकिस्तान की ग्लोबल धुलाई चल रही है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो कौन है जो आतंकवाद के स्पॉन्सर पाकिस्तान को भर भर के पैसा देते, रंगे हाथ पकड़े गए। ये सब जानो बताऊंगा, पहले इसकी एक झलक देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा फ्रंट छोड़ा नहीं जहां से पाकिस्तान की धुलाई ना हो रही। पाकिस्तान के आतंकियों का हाल तो यह हो गया है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने इन्हें निपटाया, फिर अज्ञात हमलावर का खौफ इन्हें डरा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में आतंकियों की कब्रें ही कब्र खुद रही है। पाकिस्तान से आतंकियों की कब्र की एक एक तस्वीर आ रही है। तस्वीर में 21 कब्र नजर आ रही है। इस तस्वीर में ये कब्रें बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर भारतीय हमले में मारे गए आतंकवादियों की है। इन्हीं कब्रों में जैश सरगना मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर्स की भी कब्र है। मसूद अजहर ने खुद रोते हुए बताया था कि भारत के हमले में उसके कई करीबी रिश्तेदार मारे गए थे। इन कब्रों पर दफनाए गए आतंकियों की मौत का दिन भी दर्ज है। कब्रों की इस तस्वीर में काफी खाली जमीन भी दिख रही है। क्या पता ये खाली जमीन मसूद अजहर के लिए छोड़ी गई हो कि भाई तुम भी किसी दिन मरोगे, ठोक ही दिए जाओगे तो यहीं आ जाना, परिवार के साथ ही सोना। भाई एक ना एक दिन कोई आके या तो निपटा देगा या किसी भारत के हमले में ये मारा जाएगा, तो उसके कब्र के लिए शायद जगह छोड़ दी गई। अभी से मसूद अजहर के बाकी बचे लोग उसकी कब्र का इंतजाम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मसूद अजहर के परिवार की कब्रें आपने देख ली, अब खुद मसूद अजहर को सुन लीजिए। बहुत दिनों बाद फिर से मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है। कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी सरगना मसूद अजहर अब भी मातम में है। यह ऑडियो मसूद अजहर का वायरल ऑडियो बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह मसूद अजहर की ही आवाज है। मसूद अजहर जैसे इंटरनेशनल आतंकवादी भी अब पाकिस्तान में खुद को सेफ महसूस नहीं करते। यह नरेंद्र मोदी के नए भारत की ताकत है, जिसने पाकिस्तान के आतंकियों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान की एक मुसीबत यह भी है कि इन आतंकियों को जिस धर्म के नाम पर तैयार करता है वो उस धर्म का कोई भी देश आज की डेट में उसके साथ खड़ा नहीं। इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की सारी कूटनीति नरेंद्र मोदी ने फेल कर दी। पाकिस्तान ने मलेशिया में भारतीय सांसदों के डेलीगेशन के कार्यक्रम रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान की दूतावास ने मलेशिया को कश्मीर मसले के संयुक्त राष्ट्र में होने का हवाला दिया था। मलेशिया की सरकार से कहा था कि हम भी इस्लामिक देश हैं, आप भी इस्लामिक देश हैं, इसलिए भारतीय डेलीगेशन की बात ना सुने। पाकिस्तान ने मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर कहा था कि मलेशिया में भारतीय डेलीगेशन के सभी कार्यक्रम आप रद्द कर दीजिए। लेकिन मलेशिया की सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों की तगड़ी क्लास लगा दी और उसके बाद मलेशिया ने भारतीय डेलीगेशन का जबरदस्त स्वागत भी किया। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बारे में मलेशिया के संसदीय दल को ब्रीफ किया था, जिसके बाद मलेशिया ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की और भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। यह नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत होती छवि का सबूत है। भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपने झूठे और मनगढ़ंत नैरेटिव को फैलाने के लिए कई देशों में अपने डेलीगेशन भेजे। ऐसा ही एक डेलीगेशन लेकर बिलावल भुट्टो भी अमेरिका पहुंचा हुआ है, जहां वो संयुक्त राष्ट्र में भी गुहार लगाने पहुंच गया। महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र के हैं एंटोनियो गुटेरेस और अलग अलग सभाओं के अध्यक्षों से मुलाकात उसने कर ली। भारत के खिलाफ माहौल बनाने में अपनी पूरी जान भी लगा दी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। कश्मीर, आतंकवाद, सिंधु जल संधि, किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से कोई आश्वासन तक नहीं मिला। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान की कश्मीर वाली हसरत पर ग्रहण लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर एक बड़ा कबूलनामा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास विफल हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में अब भी गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को दुनिया में कहीं से भी मदद नहीं मिल रही। यानी पाकिस्तान खुद बता रहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। भारत के खिलाफ फर्जी नैरेटिव सेट करने में पाकिस्तान हालांकि किसी भी हद तक जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने भी पूरा जोर लगा लिया
कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का साथ मिल जाए। बिलावल भुट्टो ने वहां कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को शैतान बताया जा रहा है। भारत में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भावनाओं को भड़काने के लिए किया जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवादी बताकर सभी कश्मीरियों को बदनाम किया जाता है और मोदी सरकार की नीतियां कश्मीर विरोधी हैं। आप सोचिए, वहां मुस्लिम पत्रकार ने इस बिलावल भुट्टो की जो है वो हालत खराब कर दी। उसने कहा कि आप कह रहे हो भारत में मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, और मुझे जहां तक याद है ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उसमें तो मुस्लिम अधिकारी आई थी। इतना सा मुंह हो गया बिलावल भुट्टो का। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनमें ऐसे भी कई आतंकवादी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ है। लेकिन अब ग्लोबल संस्थाओं के सड़े गले सिस्टम का हाल भी देखिए कि अब उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है यूएनएससी का। यूएनएससी ने पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यह समिति तालिबानी आतंकी संगठनों और आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने, उनकी आर्थिक संपत्ति फ्रीज करने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले लेती है। अब इस समिति का अध्यक्ष बनकर पाकिस्तान तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सिफारिशें देगा। आप बताइए, आप मतलब ये कहा जा रहा है कि चोर से कहा जा रहा है कि तुम मोहल्ले में जो है कौन कौन चोर है इसको ढूंढ के निकालो। अरे वो तो खुद चोर है भाई। या तो उनका लॉजिक ये है कि भाई जैसे क्लास में जो सबसे बदमाश लड़का उसको मॉनिटर बना दो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता ना इंटरनेशनल लेवल पे कि जो आतंक फैला रहा है उसको आप कह रहे हैं कि तुम आतंक के खिलाफ कार्रवाई में आ जाओ। मतलब मजाक चल रहा है क्या? पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया जा रहा है और उसे आतंकवाद रोकने वाली कमेटी का हेड बनाया जा रहा है। टेरर फंडिंग बंद करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव भी बनाया जा रहा है और उसे जमकर पैसा भी दिया जा रहा है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने पाकिस्तान को 6,900 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आईएमएफ ने भी 60,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज जारी करने की बात कही थी, जिसमें से आईएमएफ 2 किश्तों में पाकिस्तान को 17,000 करोड़ रुपए दे भी चुका है। भाई वो मरा जा रहा है, आतंकवाद फैला फैला के अपने देश को बर्बाद कर रहा है और दुनिया उसको पैसा देगी कि तुम देश चलाओ। और ये भारत लगातार दुनिया को बता रहा है कि इसको किसको पैसा दे रहे हो यार तुम लोग, ये लायक नहीं है उसके, ये आतंकवाद में खर्चा करेगा। पूरी दुनिया जानती है कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने देश के विकास के बजाय आतंकवाद के लिए करता है। अफगानिस्तान के अपदस्थ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने भी सवाल उठा दिया कि ऐसा क्यों है कि जब भी पाकिस्तान युद्ध के मूड में आता है विश्व बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण और अनुदान पर प्रतिबंधों में ढील दे देता है। दुनिया को दिख रहा है भाई कि बड़े बड़े संस्थान क्या कर रहे हैं, और ये लोग इस तरह से आतंकवाद को पालते हैं। किसी दिन 9/11 होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि अंदर आईएमएफ का अधिकारी बैठा हुआ है या वर्ल्ड बैंक का, सब फट जाते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद पर सफाई दे रहा है, कह रहा है कि पहलगाम टेरर अटैक में किसी पाकिस्तानी की भूमिका ही नहीं है। लेकिन उसके झूठ की पोल तो खुद पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी खोल रहा है, जिसका एक और वीडियो सामने आ गया है जो पहलगाम अटैक से ठीक पहले का है, जिसमें सैफुल्लाह कह रहा था कि कश्मीर में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सुनिए आप उसको। यही सब तमाशा ये लोग करते रहते हैं, लेकिन इनका हर तमाशा धीरे धीरे खत्म होगा। और इसलिए पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको बताता हूं कि कैसे भारत ने ऑपरेशन जासूस लॉन्च किया हुआ है। पाकिस्तान को खबरें पहुंचाने वाला ज्योति से भी बड़ा जासूस पकड़ा गया है क्या, आज उसके बारे में आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की गोद में पल रहे आतंकियों और पाकिस्तानी सेना का इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में मिलाने के बाद से देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों की सफाई का अभियान भी तेज हो गया है। ये वो लोग हैं जिन पर भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। एक्शन शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की पूरी फौज मौजूद हो। और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले इस सिंडिकेट का खुलासा हुआ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ और उसके पास मिले डेटा की जांच में पाकिस्तानी जासूसों के पूरे नेटवर्क के धागे खुलने लगे। पंजाब के रोपड़ से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक और यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के इस जासूस का नाम जसबीर सिंह बताया जा रहा है, जिस पर जासूसी का आरोप है। जसबीर सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। आज पाठशाला में पाकिस्तान को खबरें पहुंचाने वाले इस जासूस की भी पूरी कुंडली खोलेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि पकड़े गए जासूस का ज्योति मल्होत्रा और पाक उच्चायोग से निकाले गए आईएसआई एजेंट दानिश से क्या कनेक्शन है। भारत में पाकिस्तान के जासूसी सिंडिकेट पर
ऐसे खुलासे होंगे कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। लेकिन जो ऑपरेशन जासूस चल रहा है उसकी एक झलक देखिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी जसबीर सिंह की पूरी कुंडली और ज्योति मल्होत्रा के साथ कनेक्शन के सबूत भी आपको दिखाऊंगा। पहले इस तस्वीर को देखिए जो पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क की पूरी कहानी को डिकोड करने के लिए काफी है। इस तस्वीर में सबसे लेफ्ट में पाक उच्चायोग का पूर्व ऑफिसर और आईएसआई एजेंट दानिश नजर आ रहा है, जिस पर भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क तैयार करने का आरोप। दानिश के बगल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप झेल रही और जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा है। और तस्वीर के सबसे राइट साइड में या नीचे देखिए जसबीर सिंह नजर आ रहा है, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर पाकिस्तान के नेशनल डे सेलिब्रेशन से ली गई है, जिसमें दानिश ने ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह को वीआईपी के तौर पर इनवाइट किया था। अब यह भी देखिए कि जांच में पाक जासूस ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह के बीच और क्या क्या कॉमन कनेक्शन मिला है। ज्योति मल्होत्रा की तरह जसबीर सिंह भी दानिश के जरिए जासूसी सिंडिकेट का हिस्सा बना, यह कहा जा रहा है। ज्योति और जसबीर दोनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से फंडिंग मिलने का भी आरोप है। जिस तरह दानिश ने पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात पीआईओ यानी पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से करवाई, उसी तरह जसबीर सिंह भी पाक खुफिया अधिकारियों से मुलाकात कर चुका है। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन में पाक के खुफिया अधिकारी शाकिर का नंबर मिला, जिसे ज्योति मल्होत्रा ने जट रंधावा नाम से सेव किया था। जसबीर सिंह भी इसी तरह पाक खुफिया अधिकारी के संपर्क में था। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह दोनों एक साथ ब्लॉगर के तौर पर पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से जसबीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी थी। उसने पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ हुए सभी कम्युनिकेशंस को मिटाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसियां जसबीर तक पहुंच गई और उससे पूछताछ में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के कई और राज खुलने की उम्मीद है। यह भी समझना जरूरी है कि आखिर जांच एजेंसियां पाकिस्तान के जासूसी का आरोप झेल रहे जसबीर सिंह तक पहुंची कैसे। दरअसल ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही जसबीर सिंह जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुका था। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के दौरान जसबीर का नाम सामने आया। शुरुआती जांच में पुलिस को जसबीर सिंह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में 150 पाकिस्तानी नंबर मिले, जिनमें कई नंबर पाकिस्तान के पीआईओ यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के। जांच एजेंसियों ने जसबीर सिंह के मोबाइल फोन और लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जा सके। सुनिए जसबीर सिंह की गिरफ्तारी पर उसके वकील ने क्या कहा। एफआईआर के मुताबिक सर जो प्राइमरीली 3 एलिगेशन सर इसके खिलाफ लगाए हैं उन्होंने। पहला एलिगेशन है कि इसको इंटरनेशनल फंडिंग होती थी, दूसरा एलिगेशन है कि इसके आईएसआई के साथ लिंक हैं, और तीसरा एलिगेशन ये है कि इसके पास कुछ सेंसिटिव डाटा है जो इन्होंने रिट्रीव करना है। पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश की मेहरबानी से जसबीर सिंह भी ज्योति मल्होत्रा की तरह बार बार पाकिस्तान यात्रा कर चुका था। जसबीर सिंह 2020, 2021 और 2024 में पाकिस्तान जा चुका है। जसबीर सिंह का भी ज्योति मल्होत्रा की तरह यूट्यूब चैनल है, जान महल नाम से यह चैनल चल रहा है और इस चैनल पर 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी। जसबीर के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनमें एक चीज सबसे कॉमन थी, वो थी ज्योति। जसबीर का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो उसने पाकिस्तान में शूट किया हो और उसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप झेल रही ज्योति मल्होत्रा न दिखती। हर वीडियो में ज्योति मल्होत्रा किसी न किसी फ्रेम में नजर आ रही है। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह की लाहौर ट्रिप का यह वीडियो देखिए। सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप ज्योति मल्होत्रा और जसबीर दोनों पे लगा, लेकिन इनके बीच दोस्ती कैसे बढ़ी। यह कहानी भी भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क तैयार करने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन से शुरू हुई, जहां पाकिस्तान नेशनल डे पर दानिश ने दोनों को बुलाया था और दोनों के बीच पहली मुलाकात हुई। ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह की पहली मुलाकात का भी वीडियो देखिए। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान के लिए ज्योति मल्होत्रा और जसबीर सिंह कितने बड़े एसेट बन चुके थे, यह आरोप लग रहा है। जसबीर सिंह का यह वीडियो देखिए जिसमें वो पाकिस्तानी पुलिस के जवानों के गले मिलता नजर आ रहा है, जबकि भारत के जाने वाले लोग पाकिस्तान में पुलिस और सेना के लोगों के पास तक नहीं फटक पाते। यही नहीं, जसबीर सिंह को पाकिस्तान में सिक्योरिटी भी मिलती थी, कहा जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे ज्योति मल्होत्रा को मिला करती थी, जिसका एक वीडियो हमने पाठशाला में दिखाया भी था, जिसमें ज्योति मल्होत्रा के आसपास 6 हथियारबंद सिक्योरिटी वाले दिख रहे थे पाकिस्तान में। ज्योति के पास खड़े 6 गार्ड्स के हाथ में AK-47 थी। इस तरह से ज्योति मल्होत्रा चलती थी और कहा जा रहा है कि इसी तरीके से ज्योति को जिस तरह से सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसी तरीके से दूसरों को भी मिली हुई थी।
जसबीर को भी। आप खुद सोचिए कि ज्योति मल्होत्रा हो या जसबीर सिंह, ये दोनों कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो है नहीं, दोनों सिर्फ नॉर्मल व्लॉगर हैं। भारत में ही इनको बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो पाकिस्तान में कितने जानते होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को उनकी हर ट्रिप में इतनी सिक्योरिटी किस बात की दे रहा था? उन पर यह मेहरबानी क्या जासूसी करने के लिए जो है वो बरसाई जा रही थी? क्योंकि जांच में यह पता चला है कि अपने पाले हुए जासूसों के लिए पाकिस्तान में रहने और घूमने का पूरा इंतजाम पाकिस्तानी हाई कमीशन का अफसर दानिश ही करता था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के बाद अब मोदी सरकार घर के भेदियों की तलाशी तेजी से कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दार पकड़े जा रहे हैं। अकेले पंजाब से एक महीने में 9 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। आज रोपड़ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। कल पंजाब के तरन तारन से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गगनदीप सिंह को पकड़ा गया था। पंजाब और हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर स्ट्राइक जारी है। राजस्थान में जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सरकारी कर्मचारी शकूर खान को गिरफ्तार किया। शकूर खान राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साले मोहम्मद का पीए रह चुका है। पूछताछ में पता चला है कि शकूर खान भी ज्योति मल्होत्रा की तरह दानिश के संपर्क में था। जांच में यह भी पता चला है कि शकूर खान आईएसआई से जुड़े 13 लोगों के संपर्क में था और उन्हें सेना के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भेजता था। शकूर खान को जैसलमेर में क्लर्क रहते हुए बिना जानकारी दिए पाकिस्तान की यात्रा करने से जुड़े मामले में हिरासत में लिया गया था और उससे पूछताछ में जासूसी कांड का खुलासा हो गया। अब आपको बताता हूं कि आखिर शकूर खान कैसे जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसा। दरअसल जयपुर के एक शख्स का आईफोन 13 चोरी हुआ। फोन ट्रैकिंग के दौरान पता चला कि इस फोन में लगे सिम से पाकिस्तान के नंबर पर बात हो रही थी। जांच में यह भी पता चला कि चोरी हुए आईफोन से दानिश मोहम्मद, हाजी वली दरेश को कॉल की गई थी। चोरी का यह फोन पाक जासूस शकूर खान के पास से बरामद किया गया। फोन में मिले व्हाट्सएप वीडियो से पता चला कि उसने भारत के धार्मिक स्थलों से जुड़े वीडियो भी पाकिस्तान भेजे थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान के जासूस शकूर खान को हिरासत में ले लिया और लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह सब कुछ भारत में चल रहा था। भारत में और कौन और कितने ऐसे नाग बैठे हैं जो भारत को ही डसना चाहते हैं, यह तो धीरे धीरे साफ हो रहा है। तो मुरली वाले हौसला का अनुभव भी इस बार धोखा दे गया और उनको सांप ने डस लिया। इसलिए आप तो कम से कम सांप को पकड़ने की खुद कोशिश मत कीजिएगा, ज्यादा चीता मत बनिएगा।